सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है संडे की राइटिंग स्किल्स की क्लास में, जिस क्लास में मैं आपको बताता हूँ कैसे अपने दिमाग की थॉट्स को हिंदी से इंग्लिश में लिखा जाए। आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है ना, हिंदी में, गुजराती में, पंजाबी में, इंग्लिश में लिखने का क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है आज का। इसका जो मेन पेज है ना, फ्रंट पेज न्यूज़, मिस्त्री को अदालत का टाटा, इसको हम कवर करने वाले हैं। ये एक मशहूर केस है रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच की लड़ाई का, जिसमें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने रतन टाटा के हक में फैसला सुनाया है ना। अब देखो, इस न्यूज़ को ट्रांसलेट करने के लिए हमने अलग से ले लिया है हर सेंटेंस को। लेफ्ट साइड में आपको मिलेगी हिंदी में न्यूज़, नीचे रोमन हिंदी में मिलेगी जो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। राइट साइड में इसका मैं करूँगा ट्रांसलेशन लाइव। ऐसी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर बहुत कम मिलती हैं जहाँ पर लाइव ट्रांसलेशन वर्कशॉप्स हों, तो ज़रूर से इस कॉन्टेंट को एक लाइक और एक शेयर दें अच्छे बच्चे की तरह। आपके 2000 लाइक्स आते ही मुझे समझ में आ जाएगा इस वीडियो को मुझे कंटिन्यू रखना है हर वीकेंड पे। चलिए, कह रहे मिस्त्री को अदालत का टाटा। अदालत का टाटा, वैसे वास्तव में टाटा का मतलब है अलविदा, है ना, पर रतन टाटा से टाटा को मिलाने के लिए इसने टाटा लिख दिया। अगर मैं लिखना चाहूँ अदालत का टाटा तो कैसे लिखूँगा? द अदालत टाटा। बिल्कुल बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, कोई भी कर सकता है इसको, है ना। और किसको आया टाटा? टाटा टू मिस्टर मिस्त्री। मिस्टर लगा दिया करो लोगों के नाम से पहले, तो साइरस मिस्त्री है मिस्टर मिस्त्री। अब देखो, अदालत तो सही वर्ड नहीं है इंग्लिश में। अब इसका क्या करें? अदालत की जगह आप लिख दें कोर्ट। जानते हैं ना, कोर्ट, द कोर्ट्स टाटा। अब देखो, ये टाटा भी सही वर्ड नहीं है इंग्लिश में। हिंदी में बोल देते हो आप टाटा, बाय बाय टाटा, है ना। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो सही वर्ड है इसके लिए फेयरवेल। जब भी आप किसी को टाटा बोलते हैं, बाय बाय बोलते हैं, एक्चुअल में उसका सही वर्ड होता है फेयरवेल, है ना। द कोर्ट्स फेयरवेल टू मिस्टर मिस्त्री। बिल्कुल सिंपल टेक्निक से वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करना है। आगे आप देखेंगे बड़े बड़े सेंटेंसेस भी हम लेने वाले हैं। ये सेकंड सेंटेंस है, लेकिन उससे पहले आज की हमारी वीडियो के स्पॉन्सर है टेक्स्टबुक.com। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्ज़ाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्टबुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। यहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के 15,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे के सारे इन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है 299 का। 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे एसएससी के हर छोटे बड़े एग्जाम के और बैंकिंग के भी सैकड़ों मॉक टेस्ट है, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट हर एग्जाम के लिए। इसी तरीके से कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, फॉर एनी एग्जाम इन इंडिया यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट इन दिस सिंगल पैकेज। वैसे इस पैकेज की कीमत है 299 1 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन आप सभी चैनल व्यूअर्स के लिए कूपन कोड है YET10। ऐप या वेबसाइट से इस पैकेज को बाय करते हुए इस कूपन कोड को यूज़ करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपीज़ का फर्दर। इस पैकेज का बाइंग लिंक है कमेंट सेक्शन में। यूज़ द कूपन कोड टुडे एंड गेट एक्सेस टू 15,000 मॉक टेस्ट अगले 1 साल के लिए। लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में, नीचे ही रखा है ना। करेक्ट, टाटा ग्रुप ऑफ साइरस मिस्त्री के बीच चली लंबी और तीखी कानूनी जंग में जीत आखिरकार टाटा समूह के पाले में आई। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना है। किसने क्या काम किया? सब्जेक्ट है जीत और पाले में आई उसकी वर्ब है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपसे पूछा जाए इस सेंटेंस में काम क्या हुआ है, तो आप यही बोलोगे भाई जीत जो है ना, जीत, इस सारे काम के बाद जीत जो है टाटा समूह के पाले में आई, यही सब्जेक्ट और यही वर्ब है। अब इसी को पकड़ के पूरा सेंटेंस में कर दूंगा ट्रांसलेट, ठीक है। जीत केम इनटू द पाला ऑफ द टाटा ग्रुप। मेरे हिसाब से ज़्यादातर जो हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इसी तरीके से सोचते हैं, है ना। जीत केम इनटू द पाला ऑफ द टाटा ग्रुप। अब प्रॉब्लम ये है, इसमें वर्ड बड़े उल्टे सीधे हमने डाल दिए। पहले तो जीत को नहीं डालेंगे हम, जीत का वर्ड होता है विक्ट्री, ठीक है। और ये पाला जो है ना, पाला, इसको अगर आप साइड बोल दें, साइड, जीत केम इनटू या विक्ट्री केम इनटू द साइड ऑफ द टाटा ग्रुप, ये ऐसा बन सकता है। लेकिन ये बहुत अटपटा सा सेंटेंस है। जब भी आपको इस तरह के अटपटे सेंटेंस बनाने को मिले, इंग्लिश में लिखने में बहुत अजीब सा लगे, तब आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। किसी के जीतने को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? जैसे मोहन ने मैच जीत लिया तो मोहन वॉन द मैच। समझे मेरी बात को? यहाँ पे टाटा ग्रुप जीता है तो मैं लिख दूंगा द टाटा ग्रुप। इसको पूरे को निकाल दो, द टाटा ग्रुप वॉन। जीत उसके पाले में आई, द टाटा ग्रुप वॉन। और कब आई? आखिरकार। यहाँ देख रहे हो, आखिरकार। आखिरकार के लिए वर्ड क्या होता है? इन द एंड। बस इस तरीके से आपको लिखने की कोशिश करनी है ताकि अटपटा सा लिखने में ना, जो है देखने में ना लगे। और ये सेंटेंस मेरे हिसाब से कोई भी बना सकता है, द टाटा ग्रुप वॉन इन द एंड।
अब देखो ऊपर वाला सारा इसके साथ में जोड़ दो। टाटा ग्रुप और साइरस मिस्त्री के बीच चली लंबी और तीखी कानूनी जंग में, तो पहले लिखूंगा मैं एक कानूनी जंग में, इन अ लीगल बैटल। कानूनी जंग मतलब लीगल बैटल। और कैसी बैटल है ये बैटल है लंबी और तीखी। लंबी के लिए लिखूंगा प्रोलॉन्ग्ड। आप इसको लॉन्ग भी लिख सकते हो, है ना, लॉन्ग भी लिख सकते हो। प्रोलॉन्ग्ड और तीखी के लिए वर्ड होता है बिटर। इन अ प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर लीगल बैटल। अब किस किस के बीच थी? बिटवीन, अब दो लोगों के बीच में, तो बिटवीन द टाटा ग्रुप एंड मिस्टर मिस्त्री, या पूरा नाम लिख दो साइरस मिस्त्री, ठीक है। इन अ प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर लीगल बैटल बिटवीन द टाटा ग्रुप एंड मिस्टर साइरस मिस्त्री, द टाटा ग्रुप वॉन इन द एंड। बन गया पूरा सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को मैं बहुत सजा सकता हूँ, डेकोरेट कर सकता हूँ, इसको मैं अच्छे राइटर की तरह भी लिख सकता हूँ। ये हमने बेसिक ढांचा बना दिया सेंटेंस का। अब इसको मैं थोड़ा डेकोरेट करता हूँ। देखो टाटा ग्रुप कौन है? पहले वाले टाटा ग्रुप और दूसरे वाले मिस्टर मिस्त्री। तो टाटा ग्रुप को फिर दूसरी बार ना लिखने के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा? द फॉर्मर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फॉर्मर और लेटर का सेंटेंस आप जानते हो कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेटर का मतलब हो जाता है मिस्टर मिस्त्री, फॉर्मर का मतलब है टाटा ग्रुप। तो दूसरी बार इसको रिपीट ना करके मैंने फॉर्मर लिख दिया। और जीतने के लिए आप एक अच्छे तरीके से एक और वर्ड लिख सकते हो फ्रेज को, द फॉर्मर इमर्ज्ड विक्टोरियस। बस, द फॉर्मर इमर्ज्ड विक्टोरियस, आखिरकार जो है पहला वाला उभर करके आया विजयी लास्ट में, इन द एंड। इन द एंड के लिए हमारे पास एक और बढ़िया वर्ड है इवेंचुअली, एक एडवर्ब है इवेंचुअली। इन द एंड की जगह आप ये भी लिख सकते हो इवेंचुअली। इससे पहले कोमा लगा देना क्योंकि सेंटेंस एडवर्ब है, शुरू में लास्ट में आती है कोमा लग करके। बस बन गया आपका सेंटेंस, है ना। चलिए आगे बढ़े। इस सेंटेंस को मेरे हिसाब से और ज़्यादा इसको डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आप सभी को पहले एनकरेज करूँगा इसी तरीके से आप करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको करवाने वाला हूँ, है ना। ऐसे कई सारे सेशंस हम कर चुके हैं जहाँ पे मैंने आपको एसेज लिखने सिखाए, लेटर्स लिखने सिखाए, है ना, और इस तरह की ट्रांसलेशन भी की। ये सारी वीडियोस 10 से 15 वीडियोस हैं, आपको चैनल के होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट में मिलेगी, इम्प्रूव इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। आप अभी चैनल को खोलो यूट्यूब पे, ये ऊपर ही रखी हुई है होम पेज के ऊपर, इसको आप चला के देखें। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं या आप राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने में इंटरेस्टेड हैं और पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हैं, तो 159 वाला जो मेंबरशिप प्लान है वहाँ पे आपको व्हाट्सएप के थ्रू राइटिंग पे पर्सनलाइज गाइडेंस मिलती है। आप उस प्लान को ज्वाइन करके अपनी राइटिंग मुझसे चेक करवा सकते हैं। उस प्लान को ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करके एक्सक्लूसिव YTN वाला प्लान ही चूज़ करें, है ना, लास्ट वाला प्लान। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2016 में मिस्त्री को ग्रुप के चेयरमैन के ओहदे से हटाने के टाटा सन्स के फैसले को आज सही ठहराया। अगर आपसे कोई सिंपल शब्दों में काम और पूछे किसने कौन सा काम किया, क्या सब्जेक्ट और क्या वर्ब है, तो आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट है सब्जेक्ट, सही ठहराना है उसकी वर्ब, यही है ना। बस इसी को पकड़ के पूरा सेंटेंस मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट का सी और ये जो बड़ा रखें आप एस और सी, है ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके पूरा नाम का फर्स्ट अक्षर बड़ा होता है ना। इससे पहले द भी ज़रूर लगाएं, कोई भी बड़ी संस्था भारत सरकार की है, किसी भी सरकार की, उससे पहले द लगाना चाहिए। तो द सुप्रीम कोर्ट, और सही ठहराने के लिए वर्ड क्या होता है? सही ठहराना। इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं अप्रूव्ड। समझ गए मेरी बात को? द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड। अब देखो अप्रूव किसको किया? अप्रूव किया टाटा सन्स के फैसले को। अप्रूव्ड द टाटा सन्स डिसीजन, हो गया ना। द SC अप्रूव्ड द टाटा सन्स डिसीजन। अब डिसीजन कौन सा था? मिस्त्री को ग्रुप के चेयरमैन के ओहदे से हटाने वाला, है ना। द डिसीजन ऑफ रिमूविंग मिस्टर मिस्त्री। और कहाँ से हटाना है? फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द ग्रुप। चेयरमैन कहाँ का? टाटा सन्स का, है ना। तो मिस्त्री को हटाने का, जो रिमूव करने का डिसीजन था, उसको कोर्ट ने अप्रूव किया। ऐसे बन गया आपका सेंटेंस। बना ना। इस सेंटेंस को मैं और बढ़िया बना सकता हूँ। अभी हमने इसका बेसिक जो है ना एक स्केलेटन बना लिया है। अब देखो अप्रूव जब भी कोई कोर्ट किसी फैसले को करती है तो उसके लिए हमारे पास सही वर्ड है अपहेल्ड। अपहोल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अपहेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म।
पास्ट में ये काम हुआ है तो मैंने V2 यूज़ कर दिया है। द SC अपहेल्ड द टाटा सन्स डिसीजन ऑफ रिमूविंग मिस्टर मिस्ट्री फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द ग्रुप। पहला काम तो ये करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे खारिज करने की बात होती है तो अपहेल्ड की जगह वर्ड जो यूज़ होता है वो होता है सेट असाइड। ठीक है ना, सेट असाइड मतलब खारिज कर देना, अपहेल्ड का मतलब है जो अप्रूव करना, सही ठहराना। दोनों ही वर्ड को याद रखें, कोर्ट्स के संदर्भ में यूज़ होते हैं। अब एक और चीज़ कर सकते हैं आप, ये डिसीजन जो है ना ये रिमूव करने वाला था मिस्त्री को, आपने ऑफ लगा के इसको जीरेंट बनाया, ठीक है, पर आप इसको पार्टिसिपल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? डिसीजन के बाद से ऑफ निकाल दो, ये रिमूविंग बन जाएगा एक एडजेक्टिव। वो वाला डिसीजन जो रिमूव करता है मिस्टर मिस्त्री को उस पोस्ट से जो है चेयरमैन की टाटा ग्रुप के, समझ गए ना। तो यहाँ से ऑफ निकाल करके सेंटेंस को और बेहतर तरीके से आप लिख सकते हो, टेक्निकली ज़्यादा एफिशिएंटली, है ना। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, आजकल चेयरमैन नाम का वर्ड हमने यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि कभी चेयरमैन कोई औरत बन जाती है तो हमें लिखना पड़े चेयरवुमन, है ना, अजीब सी बात हो जाएगी। तो हमने एक नया वर्ड बना लिया चेयरपर्सन। खास करके यूपीएससी के पर्सन जो हैं या जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं वो याद रखें, चेयरमैन चेयरवुमन जैसे वर्ड यूज़ ना करें, सेक्सिस्ट वर्ड होते हैं ये। आप चेयरपर्सन बोलें, जेंडर न्यूट्रल है, तो चेयरपर्सन को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। बन गया आपका सेंटेंस। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेकंड लास्ट सेंटेंस है, फिर एक सेंटेंस मैं आपको करने के लिए दूंगा, है ना। अब कोशिश आप भी करना। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का वो ऑर्डर निरस्त कर दिया जिसमें मिस्त्री को दिसंबर 2019 में टाटा सन्स के चेयरमैन की पोस्ट पर बहाल करने के लिए कहा गया था। ये थोड़ा सा टेढ़ा सेंटेंस है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे। साथ ही के लिए हमारे पास एक वर्ड है इंग्लिश में बिसाइड्स, या इसके लिए हमारे पास और वर्ड है इन एडिशन टू दैट, या इसको आप ऐसा बोल सकते हो एडिशनली। बिसाइड्स को आप ऐसा बोल दो एडिशनली। और इसके बाद लगा दो कॉमा। जब भी शुरू में आए बिसाइड्स, एडिशनली, सेंटेंस एडवर्ब जब भी शुरू में आए आप उसके बाद में कॉमा जरूर लगा दें। अब देखो हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है NCLAT का वो ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ निरस्त करने को क्या बोलते हैं? कैंसिल करना। तो हैज़ कैंसल्ड। और किसको किया? द ऑर्डर ऑफ द NCLAT। बन गया ना। एडिशनली या बिसाइड्स द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ भी द लगा दें। छोटी मोटी एरर्स मैं करता रहूँगा, माइंड मत करना, क्योंकि मैं आपके सामने लाइव लिख रहा हूँ, है ना। बिसाइड्स द SC हैज़ कैंसल्ड द ऑर्डर ऑफ द NCLAT। अब देखो अगला क्लोज पकड़ो। ये वो वाला ऑर्डर था जिसमें ऐसा कहा गया था कि टाटा सन्स के चेयरमैन की पोस्ट पे मिस्त्री साहब को बहाल किया जाए, है ना। ऐसा कहा गया था। अब पहले तो देखो जिसमें के लिए अपने पास सही वर्ड होता है कंजंक्शन इन विच, समझ गए ना। जिसमें के लिए अपने लगाते हैं इन विच। अब लिख दो इन विच इट वॉज सेट, ऐसा कहा गया था, जिसमें ऐसा कहा गया था। और क्या कहा गया था? दैट लगा के बता दो, दैट। अब यहाँ लिख दो क्या हुआ, मिस्टर मिस्त्री शुड बी। अब देखो बहाल करने के लिए मिस्टर मिस्त्री को बहाल करना चाहिए या करने के लिए कहा गया था। बहाल के लिए वर्ड है रिस्टोर्ड। शुड बी रिस्टोर्ड ऑन द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स। समझो मेरी बात को, ऐसे बनेगा सेंटेंस। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया उस ऑर्डर को NCLAT के जिसमें इट वॉज सेड ऐसा कहा गया था। दैट वो ये कि मिस्टर मिस्त्री शुड बी रिस्टोर्ड, मिस्त्री साहब को बहाल कर देना चाहिए उस ओहदे पे, उस पोस्ट पे जो है चेयरमैन की या चेयरपर्सन की टाटा सन्स के। अब एक काम करो, पहले इस पूरे को जोड़ दो, फिर हम इसको थोड़ा और बेहतर बनाते हैं, ठीक है, और इसको बेहतर बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉमा लगेगा, ये इन विच, इस तरह की जब भी आपको कंजंक्शन दिखे उससे आप जो क्या करेंगे, एक कॉमा लगा के अलग कर देंगे ताकि दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ जाएं, है ना। अब इसको थोड़ा बेहतर बनाते हैं। कैसे बनाया जाएगा? देखो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, कैंसिल करने के लिए सही वर्ड है हमारे पास सेट असाइड, ठीक है। और NCLAT का जो ये ऑर्डर था, ऑर्डर के लिए सही वर्ड है हमारे पास रूलिंग। ऑर्डर भी ठीक है लेकिन रूलिंग था, ये फैसला था एक, है ना। ऑर्डर भी था और रूलिंग भी थी, तो अब रूलिंग लिखेंगे तो और बढ़िया लिखेगा। और क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे चेयरमैन को बना दो चेयरपर्सन, जैसा मैंने आपको बताया था, चेयरपर्सन। और देखो अगर आपने थोड़ा सा भी प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड पढ़ा है, आप यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड लगा करके इस शुड को निकाल सकते हैं। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो एडवांस इंग्लिश पढ़ चुके हैं मेरे साथ।
अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड लगाना चाहे, ऐसा कहा गया था, ऐसा ऑर्डर दिया गया था, ऐसी डिमांड रखी गई थी, तो उसमें क्या होता है, हम बीच में से शुड वाला जो क्लोज है उसमें से शुड को निकाल देते हैं। तो हम बोलते हैं दैट मिस्टर मिस्ट्री बी रिस्टोर्ड ऑन द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द टाटा सन्स। चलिए अगला सेंटेंस है, अदालत के फैसले के बाद कानून के जानकारों ने कहा है कि अब दोनों पक्ष इस बात पर चर्चा शुरू कर सकते हैं कि मिस्त्री किस तरह अपने 18.5% हिस्सेदारी को बेचेंगे और किस मूल्यांकन पे ये पूरा सौदा तय होगा। लंबा सेंटेंस है, बहुत सारे क्लोज आए हैं, वर्ड फॉर वर्ड मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा। अदालत के फैसले के बाद, अब के बाद के लिए हमारे पास सही वर्ड क्या है इंग्लिश में, आफ्टर। आफ्टर और एक और अच्छा वर्ड है फॉलोइंग, ठीक है। आफ्टर और फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद। अच्छा किसके बाद, आफ्टर द डिसीजन या रूलिंग लिख दें, अच्छा वर्ड है डिसीजन के लिए रूलिंग, रूलिंग ऑफ द कोर्ट, ऑफ द कोर्ट। तो आफ्टर द रूलिंग ऑफ द कोर्ट या फॉलोइंग द रूलिंग ऑफ द कोर्ट। अब हुआ क्या, कानून के जानकारों ने कहा है। अब कानून के जानकार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द जानकार ऑफ कानून, ठीक है। अब देखो कानून को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ, क्या बोलते हैं, लॉ। और जानकार के लिए हमारे पास वर्ड है एक्सपर्ट, ठीक है ना। अब देखो कई सारे हैं तो एक्सपर्ट्स है ना, एस भी लगा देना इसके पीछे। तो आफ्टर या फॉलोइंग द रूलिंग ऑफ द कोर्ट द एक्सपर्ट्स ऑफ द लॉ। अब इन्होंने कहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और क्या कहा है, हैव सेड। एक्सपर्ट्स के लिए वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे हमने हैव को यूज़ किया। अब बता दो क्या कहा है, इसको पूरी चीज़ को बताओ दैट लगा के। अब दोनों पक्ष इस बात पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। अब के लिए वर्ड है नाउ, और दोनों पक्ष के लिए बोथ द साइड्स। द क्यों लगाया, क्योंकि दोनों साइड्स की हम बात कर चुके हैं, रतन टाटा और साइरस मिस्त्री, तो द लगा के आप इसको बता सकते हैं। तो कह रहे हैं नाउ बोथ द साइड्स, अब क्या करेंगे, चर्चा शुरू कर सकते हैं। माइट या मे स्टार्ट द चर्चा, ये होगा ना। चर्चा के लिए सही वर्ड है डिस्कशन, डिस्कशन। और स्टार्ट के लिए अच्छा वर्ड है बिगिन, बिगिन, ठीक है ना। तो नाउ बोथ द साइड्स माइट या मे बिगिन द डिस्कशन। माइट का मतलब है होने के कम चांस हैं, मे का मतलब है बहुत ज़्यादा चांस है। आप जो लगाना चाहो अपने हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हो। अब देखो बिगिन द डिस्कशन किस चीज़ पे, इस चीज़ पे कि मिस्त्री किस तरह अपना 18.5% हिस्सेदारी को बेचेंगे। तो ऑन हाउ मिस्त्री विल सेल हिज 18.5% हिस्सेदारी, ठीक है। हिस्सेदारी के लिए सही वर्ड क्या है, हिस्सेदारी के लिए वर्ड है स्टेक, स्टेक। तो हाउ मिस्ट्री विल सेल हिज 18.5% स्टेक। हाउ क्यों लगाया, हाउ का मतलब है कैसे ये काम होगा, किस तरह से काम होगा। और दूसरा काम क्या, और किस मूल्यांकन पे ये पूरा सौदा होगा। एंड ऑन व्हाट मूल्यांकन, एंड ऑन व्हाट मूल्यांकन दिस कंप्लीट डील विल बी फाइनलाइज्ड। सौदे के लिए वर्ड होता है डील, पूरा होने के लिए वर्ड है तय होने के लिए फाइनलाइज्ड। समझे मेरी बात को। एंड ऑन व्हाट मूल्यांकन दिस कंप्लीट डील विल बी फाइनलाइज्ड। मूल्यांकन के लिए इंग्लिश में वर्ड है असेसमेंट। बस इतना सही काम करना है। टेढ़ा सेंटेंस है पर आपके लिए टेढ़ा नहीं है अगर आप सही अप्रोच को फॉलो करते हैं। फॉलोइंग द रूलिंग ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की रूलिंग के बाद एक्सपर्ट्स ऑफ द लॉ या लॉ एक्सपर्ट्स, जो भी आप लिखना चाहें, लॉ एक्सपर्ट्स हैव सेड, उन्होंने कह दिया है ऐसा कि अब जो है बोथ द साइड्स हो सकता है शुरू कर दें डिस्कशन पे। और किस चीज़ पे, कैसे मिस्त्री अपना 18.5% हिस्सा जो है, स्टेक जो है वो बेचेगा, और किस असेसमेंट पे, व्हाट असेसमेंट पे, मूल्यांकन पे ये कंप्लीट डील जो है फाइनलाइज होगी, तय होगी। आ जाओ अपना लास्ट सेंटेंस है आज का। ये भी छोटा सा सेंटेंस है, देखने में छोटा है पर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको बनाना, है ना। रतन टाटा ने सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट में कहा, देखो रतन टाटा हो गया सब्जेक्ट, कहना हो गया वर्ब, बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस है। मिस्टर रतन टाटा हैज़ सेड। समझ गए ना, रतन टाटा सब्जेक्ट हो गया, कहा, और इसके लिए हमारे पास वर्ब लगा दी हैज़ सेड। आप इसको सेड भी लगा सकते हो, अगर आपको यहाँ पे हैज़ सेड नहीं लगाना है तो वो भी चलेगा, है ना, V2 भी चलेगी। अब देखो जो पूरा कहा है ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, समझे मेरी बात को। अगर इन्वर्टेड कॉमा में बंद है तो इसके लिए अपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को शुरू कर देंगे और बोलेंगे पहला सेंटेंस को, ये मामला हार जीत का नहीं है। तो दिस मामला इज़ नॉट ऑफ हार जीत,
दिमाग में ऐसे ही चलना चाहिए आपके, है ना। दिस मामला इज़ नॉट ऑफ हार जीत। अब इस मामले के लिए वर्ड बना दो दिस मैटर। मामले के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है मैटर। और नॉट ऑफ नहीं, नॉट अबाउट, के बारे में नहीं है, जीत का नहीं है, जीत को बिलोंग नहीं करता, बल्कि जीत के बारे में नहीं है, है ना। इंग्लिश में अपने ऑफ हार जीत नहीं, अबाउट हार जीत लिखते हैं। और हार जीत के लिए सही वर्ड क्या है? विनिंग एंड लूजिंग। विन एंड लूज भी लिख सकते हो, पर विनिंग एंड लूजिंग जो है आप अक्सर देखेंगे। दिस मैटर इज नॉट अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। समझ गए? अब इसको अपने आगे बढ़ाते हैं। एक बार अपने सिंपल सा बना रहे हैं, बाद में इसको डेकोरेट करेंगे, है ना। अब अगला सेंटेंस पढ़ो। टाटा सन्स की अपील पर एससी की मुहर लगने से यह साबित हो गया है। तो पहले देखो, यह साबित हो गया है, इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा इट हैज़ बीन प्रूव्ड। समझे मेरी बात को? बिल्कुल सिंपल सा हमने पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस बना दिया है, इट हैज़ बीन प्रूव्ड, यह साबित हो गया है। और कब हुआ है? टाटा सन्स की अपील पर एससी की मुहर लगने से। आफ्टर द एससीज मोहर ऑन द अपील ऑफ टाटा सन्स। बस बन गया ना। अब देखो, एससी की मोहर लगने के लिए आप वर्ड यूज़ करोगे, मोहर के लिए स्टैंप। आप ऐसा लिख सकते हो, आफ्टर द एससी स्टैंप ऑन अपील ऑफ द टाटा सन्स, ऐसा भी लिख सकते हो। और मोहर लगाना मतलब अप्रूव करना, तो आप यहाँ पे एससीज अप्रूवल भी लिख सकते हो। बस, आफ्टर द एससीज अप्रूवल ऑन द अपील ऑफ टाटा सन्स इट हैज़ बीन प्रूव्ड। अब देखो प्रूव क्या हुआ है, दैट लगा के बता दो कि दैट की हमारा ग्रुप मूल्य और सिद्धांतों पे काम करता है। आवर ग्रुप वर्क्स, देखो हमारा ग्रुप काम करता है, आवर ग्रुप वर्क्स, और किस पे? ऑन मूल्य एंड सिद्धांत। कोई भी कर सकता है ना ये। सिद्धांत का इंग्लिश में वर्ड होता है प्रिंसिपल, PLE लगाना, प्रिंसिपल्स, है ना। और मूल्य के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है एथिक्स। इसको मॉरल्स भी लिख सकते हैं या एथिक्स भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें। तो इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट आवर ग्रुप वर्क्स ऑन एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। अब आगे बताओ। एंड हमारे सभी फैसले इन्हीं से प्रेरित होते हैं। एंड हमारे सभी फैसले इनसे प्रेरित होते हैं। इसी को इंग्लिश में बदलूंगा मैं। हमारे का मतलब है और, हमारे का मतलब है इंग्लिश में और, सभी का मतलब है ऑल, और फैसले का मतलब है डिसीजंस। प्रेरित होने के लिए वर्ड है ड्रिवन होना या मोटिवेट होना। आर मोटिवेटेड या ड्रिवन बाय दीज, ये इनसे निकाल दो, इनसे के लिए लास्ट में लिख दूंगा दीज एथिक्स एंड मॉरल्स या प्रिंसिपल्स, जो आप लिखना चाहें। बन गया ना। बस यही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को करना होता है। दिमाग में बनाते जाओ, जाला सा बन जाएगा आपके दिमाग में, और लिखते जाओ। अब इस पूरे को मैं जोड़ देता हूँ एक बार, फिर इसमें अपने थोड़ी सी करेंगे डेकोरेशन, ठीक है। कोई गलती होगी तो निकाल देंगे, और कुछ अच्छा लिख पाएंगे तो उसको ऐड कर देंगे। एक बार अपने को इसको पूरे को एक साथ करना है। और ये बड़े वाले जो है लेटर्स, इनको छोटा कर दिया करो, बीच में कभी भी बड़े लेटर्स नहीं आते। इस आई को भी छोटा कर दो। अब देखो सेंटेंस को बना के नहीं बना। मिस्टर टाटा हैज सेड दिस मैटर इज नॉट अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। After the SC's approval on the appeal of Tata Sons, it has been proved that our group works on ethics and principles, and our all decisions are motivated या driven by these ethics and principles. अब देखो इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखना हो। एथिक्स और प्रिंसिपल दूसरी बार आया है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ बाय देम, ड्रिवन बाय देम, ठीक है। आवर ऑल को इंग्लिश में सही तरीके से लिखने का तरीका है ऑल ऑफ आवर। आवर ऑल को हमेशा ऐसे लिखे ऑल ऑफ आवर, है ना। आवर ऑल भी ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ आवर बहुत नेचुरल कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, और एक काम कर सकता हूँ मैं, वर्क्स ऑन नहीं, वर्क्स बाय। जब भी आप किसी मॉरल के हिसाब से काम करते हो, किसी प्रिंसिपल के हिसाब से काम करते हो, यू राइट आई वर्क बाय दीज मॉरल्स। देखो इंग्लिश में कुछ फ्रेजल वर्ब्स या कुछ फ्रेजेस फिक्स होते हैं। आई वर्क बाय दिस प्रिंसिपल, आई वर्क बाय दीज मॉरल्स, है ना। तो हिंदी में तो ऑन ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखूंगा? वर्क बाय। बस आपका सेंटेंस तैयार है। से करने से अच्छा वर्ड होता है राइट करना। सोशल मीडिया पे आप कुछ लिखते हैं पोस्ट के अंदर, तो सेड की जगह आप लिख सकते हो रिटन, रोट, है ना, या रिमार्क भी लिख सकते हो। बस चलिए अब अपने बढ़ेंगे अपने आज के क्विज़ की तरफ। लास्ट सेंटेंस है, इसको आप करेंगे ट्रांसलेट। इधर हिंदी में लिखा हो, इधर रोमन हिंदी में, और ट्रांसलेट करके डालो आप कमेंट सेक्शन में। और मेरे वाले आंसर से मैच करना। कुछ घंटों में मैं भी अपना कमेंट में आंसर अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। आज जल्दी कर दूंगा, फटाफट से ज़रूर से इसको कमेंट में करके डालना। मुलाकात लूँगा कल के एडिटोरियल में। अंटिल देन साइनिंग आउट।